हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा था ड्रग मेटाबॉलिज्म। सो ये वाला टॉपिक जो है वो हम आज के वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बाकी इससे पहले के जो भी टॉपिक्स है फर्स्ट यूनिट के वो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जो कि फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी, तो उनके वीडियो लेक्चर्स भी आप जा कर के देख सकते हैं। जो ये ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है इसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म का सिंपली ये मतलब होता है कि कोई भी ड्रग हमने ली तो उसका एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म के अंदर चेंज होना जो है वो कहलाता है ड्रग मेटाबॉलिज्म। एंड क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है वो बॉडी से ईजिली एक्सक्रीट हो जाती है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग मतलब जो लाइपोफिलिक ड्रग होती है उसे वाटर सॉल्युबल ड्रग मतलब हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर कन्वर्ट करा जाता है, जिससे कि वो ईजिली बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। जो ये मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है इसका मेन पर्पस ये रहता है कि कोई भी जो लिपिड सॉल्युबल या फिर लाइपोफिलिक ड्रग है उसे वाटर सॉल्युबल या फिर हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर कन्वर्ट करना, जिससे कि क्या होगा कि ईजिली जो है वो ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी एंड उसका जो रीएब्जॉर्प्शन है उसे भी अवॉइड कर सके, इसलिए जो है मेटाबॉलिज्म किया जाता है। नाउ जो मेटाबॉलिज्म की प्राइमरी साइट होती है ह्यूमन के अंदर वो होती है लिवर। एंड लिवर के अलावा दूसरी जगह जहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो सकता है वो है किडनी, लंग्स, गट एंड प्लाज्मा। मेनली जो है लिवर के अंदर होता है, बाकी किडनी से, लंग्स से, गट से, प्लाज्मा से, इन सब जगहों पर भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है। अब लिवर जो है इसके अंदर मेनली कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, जिन्हें माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफरेज हो गया, हाइड्रोक्सिलेज हो गया, साइटोक्रोम P450 हो गए। ऐसे कुछ एंजाइम्स जो है मेटाबॉलिज्म के लिए वो लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से सिंपली डेफिनेशन एंड जो बेसिक चीज़ें थी मेटाबॉलिज्म की वो ये हो गई कि मेटाबॉलिज्म का सिंपली ये मतलब होता है कि ड्रग जो है वो एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म के अंदर चेंज होती है, जिससे कि वो ईजिली एक्सक्रीट हो सके एंड रीएब्जॉर्प्शन जो होता है रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर उसे अवॉइड कर सके, जिससे कि एक्सक्रीशन जो है वो ईजिली हो जाए। एंड लिपिड सॉल्युबल जिसे लाइपोफिलिक भी कहा जाता है या फिर नॉन पोलर भी कहा जाता है, वो ड्रग जो है वाटर सॉल्युबल, हाइड्रोफिलिक या फिर पोलर ड्रग के अंदर कन्वर्ट होती है। इस चीज़ को भी ड्रग मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। एंड मेन साइट जो है मेटाबॉलिज्म के लिए वो लिवर होती है। एंड एंजाइम्स जो होते हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए। नो केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल पाथवे को बेसिस मानते हुए मेटाबॉलिज्म जो है ये दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट आते फेज फर्स्ट एंड दूसरे आते हैं फेज सेकेंड। तो इनके अंदर अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं। जैसे कोई भी ड्रग है अगर वो हाइड्रोफिलिक होती है मतलब वाटर सॉल्युबल या फिर पोलर होती है तो वो ईजिली एक्सक्रीट हो जाती है किडनी से। लेकिन अगर जो ड्रग है वो लाइपोफिलिक है तो क्या होगा, वो या तो फेज फर्स्ट रिएक्शन से पास होगी, मतलब फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस, जिससे कि मेटाबोलाइट्स ए का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड उसके बाद में क्या होगा कि वो ईजिली किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, उसके बाद में वो जिस केमिकल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी उस केमिकल फॉर्म को जो है मेटाबोलाइट कहा जाएगा। एंड नेक्स्ट आती है फेज सेकेंड रिएक्शंस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेनली कॉन्जुगेशन होता है एंड कॉन्जुगेशन के थ्रू मेटाबॉलिज्म होकर के जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मेटाबोलाइट्स बी आ जाते हैं। उसके बाद में वो जो है ईजिली एक्सक्रीट बॉडी से हो जाते हैं। अब कुछ मेटाबोलाइट्स ए जो फेज फर्स्ट रिएक्शन के बाद में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो ईजिली एक्सक्रीट नहीं हो पाता, तो क्या होता है वो फेज सेकेंड रिएक्शन से पास होता है एंड उसके बाद में फाइनली जो है मेटाबोलाइट्स बी का फॉर्मेशन होता है एंड वो इजीली बॉडी से फिर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा चार्ट जो है ये अगर हम याद रखेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा कि दो टाइप की मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस होती हैं, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। फेज फर्स्ट के अंदर आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस, जिससे कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि ईजिली किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। देन दूसरा आता है फेज सेकंड रिएक्शन जिसके अंदर कॉन्जुगेशन होता है एंड इससे क्या होता है फाइनल कुछ प्रोडक्ट बनता है जो कि ईजिली एक्सक्रीट हो जाता है। नाउ हमने यहाँ पर देखा कि केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल पाथवेज को बेसिस मानते हुए हमारे पास दो टाइप के जो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस होती हैं, एक आती हैं फेज फर्स्ट रिएक्शंस और एक आती हैं फेज सेकंड रिएक्शंस। तो उन्हें अब हम यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आती हैं फेज फर्स्ट रिएक्शन। ये रिएक्शंस जो होती हैं नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं एंड इसके अंदर क्या होता है ड्रग जो है वो मोर पोलर मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट होता है। मतलब यही हमारा मकसद था कि नॉन पोलर जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी उसे मोर पोलर या फिर पोलर जो है हाइड्रोफिलिक फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करना होता है। नो यहाँ पर फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है ड्रग्स जो है वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के द्वारा मेटाबोलाइज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी पोलैरिटी जो है ड्रग की वो इंक्रीज होती है, जिससे कि वो ईजिली एक्सक्रीट हो जाती है किडनी के थ्रू।
ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली ये था फेज फर्स्ट रिएक्शन की डेफिनेशन, एंड इसके अंदर मेनली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस ये 3 रिएक्शंस आते हैं, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडेशन का सिंपली क्या मतलब होता है, अभी तक हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो यही मतलब होगा यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन का कि या तो एडिशन होगा ऑक्सीजन का या फिर रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। एंड यहाँ पर जो मेनली एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो माइक्रोजोमल एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम P450 आ गए, एंड कुछ जो है नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। नो सिंपली जो मेटाबॉलिज्म है जो ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रहा है, तो उसका सिंपल एग्जांपल यहाँ पर आता है कन्वर्जन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड इनटू जेंटेसिक एसिड, जिसे डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। मतलब सैलिसाइलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जेंटेसिक एसिड के अंदर, जिसे डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। अब जो ऑक्सीडेशन है इसके अंदर भी अलग अलग हमारे पास टाइप्स आ सकते हैं। एन ऑक्सीडेशन, यहाँ पर एन जो है वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल आता है निकोटीन जो है इसका ऑक्सीडेशन होकर के कोटिनिन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एंड ये 5 कार्बन की रिंग है जिसके अंदर एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एंड देन यहाँ पर CH3 है। इससे जो है कोटिनिन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है CH3, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O जो है ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फर्स्ट एग्जाम्पल था। देन ऑक्सीडेशन के अंदर जो है हाइड्रोक्सिलेशन जो है ये भी आता है, जैसे कि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो इसके अंदर हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस होगा, जिससे यहाँ पर जो है OH ग्रुप वो आ जाएगा। अब इस प्रोसेस से जो ऑक्सीडेशन होता है जिन ड्रग्स के अंदर वो आती है फेनिटोइन या फिर प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, बाकी और भी आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है डी एल्काइलेशन। इसके अंदर पहला आता है O डी एल्काइलेशन। यहाँ पर O जो है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो डी एल्काइलेशन का सिंपली ये मतलब है कि एल्काइल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास में एक ड्रग है फिन एसिटिन, तो इससे जो है एसिटामिनोफेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से ये वाला जो इथाइल ग्रुप है वो इस कंपाउंड के अंदर रिमूव हो जाएगा। एंड यहाँ जो हमने ये देखा ये ओ डी एल्काइलेशन का एग्जाम्पल था। और जो एन डी एल्काइलेशन का एग्जाम्पल आएगा वो है इमीप्रामीन से डेस इमीप्रामीन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से ये था फेज फर्स्ट के अंदर ऑक्सीडेशन के सारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम जानेंगे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो अब जो ये रिडक्शन है, रिडक्शन के अंदर सिंपली क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी रिडक्शन का सिंपली यही मतलब रहेगा। एंड ऐसी ड्रग्स जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप या फिर एजो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म या फिर जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिडक्शन प्रोसेस से होता है। अब ये भी हमारे पास 3 टाइप्स का आ जाता है। फर्स्ट आता है नाइट्रो रिडक्शन, जिसके अंदर क्या है, जैसे कोई एल्काइल ग्रुप R हो गया, RNO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 के अंदर। जैसे इसका एग्जाम्पल है नाइट्रो रिडक्शन का क्लोरेमफेनिकोल से एरिल अमीन मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन होना। सेकेंड आता है कीटो रिडक्शन। कीटो रिडक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे RCOR- है, इससे RCHOH- का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आता है कॉर्टिसोन से हाइड्रोकॉर्टिसोन का फॉर्मेशन होना। एंड थर्ड टाइप जो है रिडक्शन के अंदर वो आता है एजो रिडक्शन। इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये हमारे पास एक ग्रुप है R देन बेंजीन रिंग देन N देन बेंजीन रिंग देन R'। ठीक है, इससे जो है R बेंजीन रिंग NH2 एंड देन दूसरा NH2 बेंजीन रिंग R', मतलब यहाँ से जो है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर दोनों साइड पर अटैच हो जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल है एजो रिडक्शन का, जैसे प्रोंटोसिल से सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होना। सो ये था कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा मेटाबॉलिज्म होना। नेक्स्ट आती है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर। तो हाइड्रोलाइसिस का सिंपली ये मतलब होता है कि वाटर का एडिशन होना। तो यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन आती है एस्टर प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस्ट्रेज। इससे फॉर्मेशन होता है एसिड प्लस एल्कोहल का। जैसे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का हमारे पास एग्जाम्पल है पैथिडिन जो है, इससे पैथिडिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर यहाँ पर ये एस्पिरिन है एंड इसका हाइड्रोलाइसिस होता है एंजाइम के प्रेजेंट में, जिससे कि क्या होता है सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में। देन फेज फर्स्ट के अंदर 2 रिएक्शंस और आ सकती हैं, जो कि साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। सो साइक्लाइजेशन जो है इसके नाम से ही सिंपली पता चल रहा है, जैसे ओपन चेन या फिर एलिफैटिक कंपाउंड है उससे रिंग कंपाउंड, मतलब जैसे बेंजीन रिंग हो गई, ऐसे कंप्लीट रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होना जो है वो साइक्लाइजेशन कहलाता है। एंड दूसरी तरफ डीसाइक्लाइजेशन का क्या मतलब होता है कि कोई रिंग कंपाउंड है जैसे बेंजीन रिंग, वो ओपन होकर के एलिफैटिक कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाता है, तो वो जो है वो डीसाइक्लाइजेशन कहलाता है। सो ये जो था ये था कंप्लीट फेज फर्स्ट रिएक्शंस के बारे में।
नाउ नेक्स्ट आती हैं फेज सेकंड रिएक्शंस। ये जो होती हैं सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, एंड फेज सेकंड रिएक्शंस जो होती हैं ये फेज फर्स्ट रिएक्शन से ज़्यादा फास्ट होती हैं। एंड ये हम लोगों ने वहाँ पर चार्ट के अंदर देखा था कि जो ड्रग्स जो है फेज फर्स्ट के बाद में भी जिस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती हैं वो ईजिली एक्सक्रीट नहीं हो सकता, तो वो फेज सेकंड रिएक्शंस के थ्रू जो है एक्सक्रीट होता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्रग्स विच आर नॉट एक्सक्रीटेड बाय फेज फर्स्ट कैन बी एक्सक्रीटेड बाय द फेज सेकंड रिएक्शंस। मतलब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि फेज फर्स्ट रिएक्शन से हमारे पास मेटाबोलाइट्स ए का फॉर्मेशन हुआ। अब ये अगर बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है तो ये मेटाबोलाइट ए जो है इसकी फेज सेकंड रिएक्शंस होती हैं जिससे वो मेटाबोलाइट बी के अंदर कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद जो है वो इजीली एक्सक्रीट हो सकता है। देन जो फेज सेकंड रिएक्शंस होती है इसके अंदर क्या होता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है। एंड ये जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है ये किसी एंडोजिनस सब्सटेंस के साथ में होता है, जैसे कि ग्लूक्यूरोनिक एसिड हो गया, जिसे ग्लूक्यूरोनेट भी कह सकते हैं, या फिर सल्फेट के साथ हो गया, या फिर ग्लाइसिन के साथ हो गया। इस तरीके से जो है कॉन्जुगेशन होता है एंडोजिनस सब्सटेंस के साथ में फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर। अब ये जो है फेज सेकंड रिएक्शन ये भी अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। जो ये फेज सेकंड रिएक्शन होती है इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू फेज फर्स्ट रिएक्शन। दैट इज़ वाई क्या होता है कि कुछ ड्रग्स जो फेज फर्स्ट के बाद में एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है उसे फेज सेकंड से ले जाना पड़ता है जिससे कि वो ईजिली बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। नाउ हम फेज सेकंड रिएक्शंस के अलग अलग टाइप देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है ग्लूक्यूरोनाइडेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूक्यूरोनिक एसिड है उसके साथ मिलकर के ड्रग जो है उसका कॉन्जुगेशन होता है, उस चीज़ को जो है ग्लूक्यूरोनाइडेशन कहा जाता है। अब इसकी जो जनरल रिएक्शन है वो अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या होता है कि कोई भी ड्रग है उसके साथ में यूडीपी ग्लूक्यूरोनिक एसिड जो है वो कंबाइन होता है। एंजाइम जो है वो यहाँ पर ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। उससे क्या होता है कि ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड ड्रग उन दोनों के बीच में जो है एक कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड साथ ही साथ यूडीपी जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो सिंपली ड्रग जो है वो यूडीपी ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ में या फिर यूडीपी ग्लूक्यूरोनेट के साथ में कंबाइन होता है। ट्रांसफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूक्यूरोनेट कॉन्जुगेट या फिर ड्रग ग्लूक्यूरोनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है एंड यूडीपी जो है वो अलग रिलीज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखिए एक ड्रग का, जैसे ड्रग है एसिटामिनोफेन। जब ये यूडीपी ग्लूक्यूरोनेट के साथ में यहाँ पर कंबाइन होती है इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोजोमल ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, तो उससे क्या होता है ड्रग का एंड जो ग्लूक्यूरोनिक एसिड है इन दोनों का कॉन्जुगेट जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। मतलब ये जो है ये कंप्लीट ग्लूक्यूरोनेट कॉन्जुगेट है, साथ ही साथ यूडीपी जो है वो अलग से रिलीज हो जाता है। इस तरीके से जो है ये ग्लूक्यूरोनाइडेशन का प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर दूसरी ड्रग्स का जो एग्जाम्पल है वो आता है इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, मॉर्फिन एक्सेट्रा। इनका भी क्या है ग्लूक्यूरोनाइडेशन होता है। नाउ सेकेंड आता है सल्फेट कॉन्जुगेशन। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी ड्रग जो है वो सल्फेट के साथ में कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन कर देती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्रग इज सल्फेटेड बाय ट्रांसफर ऑफ एन एक्टिव सल्फेट फ्रॉम 3-फॉस्फोएडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट to accept a molecule, a cytosolic reaction catalyzed by sulfotransferases। So ड्रग जो है उसका सल्फेट कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है किस तरीके से कि यहाँ पर एक PAPS जो है ये होता है, इसमें से क्या होता है एक्टिव सल्फेट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के ऊपर। ये रिएक्शन जो है एक साइटोजोलिक रिएक्शन होती है जो कि सल्फोट्रांसफेरेज एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज होती है। जैसे यहाँ पर सिंपली एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एसिटामिनोफेन जो है ये PAPS जिसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है 3-फॉस्फोएडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट के साथ में कंबाइन होती है। इससे क्या होगा कि जो एक्टिव सल्फेट है इसमें से ट्रांसफर हो जाएगा ड्रग के ऊपर, एंड सल्फोट्रांसफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में सल्फेट कॉन्जुगेट का प्लस PAP जो है ये अलग से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सल्फेट कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा। बाकी दूसरे एग्जांपल जिनके अंदर सल्फेट कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स, मिथाइल डोपा, फिनोलिक ड्रग्स एंड दूसरे और भी इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। थर्ड आता है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसका ग्लाइसिन के साथ में जो है कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा। ये ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन जो होता है ये मेनली होता है एरोमेटिक एसिड्स, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनके लिए मेनली इस तरीके से मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। जैसे बेंजोइक एसिड है, इसके साथ में ग्लाइसिन को ऐड करा, यहाँ पर एंजाइम होगा एसिल सिंथेटेज, इससे क्या होगा हिप्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये रहा बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, देन ये है ग्लाइसिन एंड एसिल सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में इससे ये जो है हिप्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एक कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन हो जाता है। बाकी दूसरी ड्रग्स जिनके अंदर ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है वो है सैलिसाइलिक एसिड एंड आइसोनिकोटिनिक एसिड। नाउ नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एसिटाइलेशन।
एसिटाइलेशन जो प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप का जो है ट्रांसफ़र यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो आता है एसिटाइल ट्रांसफरेज। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है 4 अमीनो सैलिसाइलिक एसिड जो है ये, जब इसके साथ में ग्लाइसिन को ऐड करा जाता है एंड एंजाइम होता है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, तो इससे क्या होता है 4 एसिड अमाइडो सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड एसिटाइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए जो है इसका ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से सिंपली था एसिटाइलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आती है फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर वो आता है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन के अंदर क्या होता है, जैसे अमीन्स एंड फिनॉल्स हैं उनका मिथाइलेशन हो सकता है एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज की मदद से। एंड जो मिथाइल ग्रुप का सोर्स होता है वो होता है एस एडिनोसिल मिथियोनिन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आता है एड्रीनेलिन का मिथाइलेशन होता है एंड उससे जो है मेटानेफ्रिन का फॉर्मेशन होता है एंड यहाँ पर एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो होता है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। इस तरीके से ये थी कंप्लीट फेज सेकंड रिएक्शन। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में इसके अंदर फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड रिएक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया। अभी लास्ट हमारे पास बच रहा है फैक्टर्स इफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ये आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का, दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आते हैं केमिकल फैक्टर्स जिसके अंदर आते हैं एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनिबिशन। सेकेंड आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिसके अंदर आता है एज, डाइट, सेक्स डिफरेंसेस एंड स्पीशीज डिफरेंसेस। थर्ड आते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड फोर्थ आते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स जिसके अंदर ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो आते हैं। सो सबसे फर्स्ट हम जानते हैं केमिकल फैक्टर्स के बारे में जिसके अंदर सबसे पहला आता है एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन के अंदर सिंपली क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड उसकी वजह से क्या होता है जो फाइनल फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करना था ड्रग को वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आ गया फिनोबार्बिटल या फिर कार्बामिजिपिन, ये सब जो है ये इसके एग्जाम्पल्स आ गए। अब जो ये एंजाइम इंडक्शन का प्रोसेस होता है इससे क्या होता है मेटाबॉलिज्म की रेट इंक्रीज हो जाती है, तो इस तरीके से जो है ये ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। एंजाइम इंडक्शन जो है इससे ड्रग टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। जैसे जो इथेनॉल ड्रिंकर्स या फिर ये कहें जो अल्कोहल ड्रिंकर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि टॉक्सिसिटी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर वो पैरासीटामोल जो है उसका ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो। सेकेंड आता है एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशन के अंदर ओवरऑल क्या होता है कि एक ड्रग की मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। ये होता क्यों है, क्या होता है कि एक ड्रग जो है वो दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को फिट कर देती है, मतलब रोक देती है। ये प्रोसेस जो है वो एंजाइम इनिबिशन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आता है जो वारफरिन ड्रग होती है वो 3 पाथवेज के द्वारा मेटाबोलाइज होती है, लेकिन जो ओमिप्राजोल ड्रग है ये क्या करती है कि सारे के सारे पाथवेज को ब्लॉक कर देती है। तो इस तरीके से ओमिप्राजोल जो है वो वारफरिन को इनहिबिट कर देती है। नाउ नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है एज। तो एज फैक्टर मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से इफेक्ट करता है, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो बहुत ही कम होता है या फिर अच्छे से हो ही नहीं पाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, मतलब 60 प्लस एज हो जाती है, तो क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस उनके अंदर भी स्लो हो जाता है। नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो आता है डाइट। डाइट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है ड्रग मेटाबॉलिज्म को। अगर कोई इंसान जो है वो लो प्रोटीन डाइट ले रहा है, मतलब डाइट के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो कम है, तो उससे क्या होगा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वो हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, मतलब डाइट के अंदर प्रोटीन के अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो भी फास्ट होगा, क्योंकि अगर डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा एंजाइम का सिंथेसिस जो है वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर आता है सेक्स डिफरेंसेस। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ ड्रग जो होती है वो मेल के अंदर ज़्यादा फास्ट मेटाबोलाइज होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, या फिर कुछ ड्रग्स जो है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा फास्ट मेटाबोलाइज होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है ड्रग का बेंजोडाइजापीन। तो ये ड्रग्स जो होती हैं ये वुमेन के अंदर बहुत ही स्लोली मेटाबोलाइज होती हैं एंड मैन के अंदर जो है थोड़ी फास्ट मेटाबोलाइज होती हैं। नेक्स्ट आता है स्पीशीज डिफरेंसेस। स्पीशीज डिफरेंसेस जो है इसके एग्जांपल्स बहुत ही कम है, जैसे कि रैबिट्स जो होते हैं वो एट्रोपिन ड्रग जो होती है उसे फास्टर मेटाबोलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, क्योंकि रैबिट्स के अंदर क्या होती है कि जो एस्ट्रेज एक्टिविटी होती है लिवर एंड प्लाज्मा के अंदर वो हाई होती है एज कम्पेयर टू जो ह्यूमन के अंदर एस्ट्रेज की एक्टिविटी होती है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर दूसरे भी कुछ फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई, कोई भी डिजीज़ हो गई, या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। इन सब की वजह से भी जो ड्रग मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आती है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स। तो कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो भी ड्रग मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप हो गए, या फिर जो pKa वैल्यू हो गई, या फिर एसिडिटी या बेसिसिटी हो गई, या फिर जो लाइपोफिलिसिटी है ड्रग की। ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी
मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को इफेक्ट करती है। लास्ट आता है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। तो इसके अंदर क्या आता है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर भी अलग अलग आइसोमर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उनकी एक्टिविटी जो है वो अलग अलग रहती है। तो इस तरीके से जो है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं ये भी ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। जैसे ग्लूकोज का जो प्लस फॉर्म होता है वो इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है एंड जो ग्लूकोज का माइनस फॉर्म होता है वो मेटाबोलाइज नहीं होता है ह्यूमंस के अंदर। तो इस तरीके से अलग अलग इनैंशियोमर जो होते हैं उनकी अलग अलग रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है, या फिर उनका अलग अलग तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, या फिर किसी का मेटाबॉलिज्म होता है और किसी का नहीं होता। तो इस तरीके से जो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ये भी ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। सो ये थे सारे फैक्टर्स जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज हमारी जो फर्स्ट यूनिट है मेडिसिनल केमिस्ट्री की वो कंप्लीट होती है। इसके नोट्स जो है वो आपको जल्दी से जल्दी वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।